बेसिकली आपको ना अंबेडकर पसंद है, ना भारत का संविधान पसंद है, और ना BN राव पसंद है। BN राव एक खास जाति के थे, उनका नाम लेकर आप देश में ये माहौल बना रहे हैं, ये हम समझते हैं, प्रवचन दे रहे हैं। और वही BN राव जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट के समर्थक थे, वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं थे। उनका नाम लेकर बेचारा, अभी अगर होते तो हमको लगता है बेचारे सुसाइड कर लेते। उनका नाम लेके मनुस्मृति जय और हिंदू राष्ट्र जय कह रहा है। इसका बहुत बड़ा श्रेय, क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा श्रेय संविधान के मुख्य प्रारूपकार श्री NN मुखर्जी को, SN मुखर्जी को जाता है। मतलब BN राव से ज्यादा कंट्रीब्यूशन SN मुखर्जी को जाता है। इसका कुछ श्रेय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया था। क्या कच्चा मसौदा? मैं आज बात कर रही हूँ जो संविधान निर्माता BN राव के नाम पे एक नया शगुफा छोड़ा गया है समाज में, और जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई वीडियो आप जरूर सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे कि कोई एक बड़ा बुद्धिजीवी आपके स्क्रीन पर आकर आपको बता रहा होगा कि मैं नहीं मानता कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, मेरे लिए वो निर्माता नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें आप भी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए। BN राव को नया संविधान निर्माता घोषित करने की जद्दोजहद लगातार जारी है। अब देखिए क्या सच है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत हम जिन्होंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं वो जरूर समझते हैं, लेकिन आजकल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक बार एक अच्छा फैक्ट चेक और थोड़े बुद्धिजीवियों से उस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है। इसलिए आज हम आए हैं रतनलाल सर के पास, और जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, और सिर्फ राय नहीं रखते हैं, उसके पीछे बाकायदा आपको प्रूफ दिए जाते हैं, रिटन प्रूफ्स होते हैं, और साथ ही साक्ष्य जिसको आप काट नहीं सकते, मजबूरी है, क्या करें। तो सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि मैंने कहा कि BN राव को जो नया संविधान निर्माता घोषित करने की कोशिश की जा रही है इस देश में कुछ लोगों के जरिए, तो सवाल ये है कि अचानक से एक तो ये इतिहास कहाँ से जागृत हो गया, और अब इसको प्रूव करने के लिए जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते ये हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब से इन्हें एक लंबी अरसे से जो चिढ़ है, जो दिक्कत है, वो समय समय पर इनकी निकलती रहती है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को अचानक से लाके खड़े कर देना कि इन्होंने बनाया था, इनको हम क्रेडिट देते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जैसा कि हम हर बार करते हैं आपके जरिए कुछ साक्ष्य इनके तरफ देना चाहते हैं। कई साक्ष्य मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और लगता है कि उसमें से कुछ रिपीट भी करूंगा, कुछ नए साक्ष्य भी दूंगा, क्योंकि आप जानती हैं कि बगैर प्रूफ के हम बात नहीं करते हैं। और सबसे पहले कुछ बाबा लोग हैं और उत्तर प्रदेश के ही हैं, सही है जी। तो मुझे तो लग रहा है डर में कि कहीं योगी जी की कुर्सी खतरे में ना हो, और ये कहीं प्रायोजित ना हो, क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कौन है? योगी जी हैं। अब वहां से एक नया पोस्टर बॉय निकल रहा है, और ये भी एक खास समुदाय से, और उनके समर्थन में जितने कमेंट आ रहे हैं 99% उसी समुदाय के हैं। आप खाली सोचिएगा, देखिएगा। तो ये मेयर कोइंसिडेंस है या फिर कुछ प्लानिंग है? मतलब ऐसा मैं एज इतिहास का छात्र होने के नाते में सवाल उठा रहा हूँ, तो इसलिए वो योगी जी को भी सचेत हो जाना चाहिए। बहरहाल जिन्होंने ये सवाल उठाया है, क्या क्या प्रमाण दिए हैं, ये तो समझना पड़ेगा। क्या सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुस्मृति और सनातन धर्म और हिंदू धर्म का नाम लेकर और BN राव का नाम लेना, ये विरोधाभास है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई बरसे कम्बल भीगे पानी। तो एक बार बताइए, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि BN राव ने संविधान बनाया तो RSS हिंदू महासभा ने विरोध क्यों किया? तो BN राव के पुतले जलने चाहिए थे, तो BN राव के पुतले नहीं जले, पुतले किसके जले? बाबा साहेब के और नेहरू के। तो इसका जवाब पहले बाबा से, कोई भी बाबा से चलता। आजकल बहुत लोग गेरुआ पहन लेने से लोग बाबा नहीं होते हैं। यहाँ प्रवचन नहीं होता, फैक्ट पे बात होती है। आप जाके वॉल्यूम 14 है, पार्ट 1, 2 में खाली सर्च कर लें आप, तो बहुत जगह राव साहब का रेफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं संविधान सभा में कुछ बहस हुई है उस पर ही चर्चा कर दूं, और अंबेडकर को बाद में कोट करूंगा। सबसे पहले कोट कर देता हूँ TT कृष्णामाचारी, जो उस मसौदा समिति के मेंबर थे, वो जो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है लेकिन उतना लंबा नहीं, कि सदन को एहसास हुआ कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 में से 1 सदस्य ने इस्तीफा दिया था।
उनकी जगह अन्य की नियुक्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। एक सदस्य अमेरिका में थे, उनकी जगह किसी को दी नहीं गई। एक और सदस्य रियासत के कामों में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी जगह खाली भी थी। एक या दो सदस्य दिल्ली से काफ़ी दूर रहा करते थे और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वह भी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। अंततः संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आई। उन्होंने यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक किया। उनका यह कार्य प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ये मैं अंबेडकर भी नहीं कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ। अंबेडकर साहब जो बोले वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये वॉल्यूम 40 हिंदी वाले में जाकर पेज नंबर 93 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र बाबू का भी है इसमें, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब आइए, अब बाबा साहब क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुन लीजिए। मुझे जो श्रेय दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। एक मॉडेस्टी, देखिए प्रधानमंत्री अकेले सब काम थोड़ी करते, पूरी टीम काम करती है। सेना अध्यक्ष थोड़ी अकेले जाकर बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं। ब्रिगेडियर होते हैं, कमांडर होते हैं, कैप्टन होते हैं, सिपाही होते हैं, सूबेदार, तमाम तरह के लोग होते हैं ना। तो लेकिन जब युद्ध में जीत हार होती है तो साइन कौन करता है? एक ही बंदा, बॉस ना। बॉस करेगा। क्रिकेट मैच तो 11 टीम लोग खेलते हैं, लेकिन कब किसको मिलता है? जिम्मेदारी तो कैप्टन की होगी। बिल्कुल, कैप्टन की जिम्मेदारी होती है ना। जब हार जाते हैं तो इस्तीफा किससे मांगते हैं? खैर आजकल वो दौर है नहीं, किसी का इस्तीफा कोई बात नहीं, हम वो बोलेंगे ना। बिल्कुल। तो कह रहे हैं इसका कुछ श्रेय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को भी जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया था। क्या कच्चा मसौदा? ठीक है। इसका कुछ श्रेय प्रारूप समिति के सदस्यों को भी जाता है। जैसा कि मैंने कहा, 141 दिनों तक बैठे रहे और जिनकी नए नए फार्मूले तैयार करने की सूझबूझ और विभिन्न दृष्टिकोणों को सहने और समायोजित करने की क्षमता के बिना संविधान निर्माण का कार्य इतने सफल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। इसका बहुत बड़ा श्रेय, क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा श्रेय संविधान के मुख्य प्रारूपकार श्री एन मुखर्जी को, एस.एन. मुखर्जी को जाता है। एक तो नया नाम ले आए फिर। ये रेफरेंस में दे देता हूँ ना। एस.एन. मुखर्जी को जाता है, मतलब बीएन राव से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एस.एन. मुखर्जी को जाता है। सबसे जटिल प्रस्तावों को सबसे सरल और स्पष्ट कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता और उनकी कड़ी मेहनत की क्षमता की बराबरी शायद ही कोई कर सके। वे सभा के लिए एक उपलब्धि रहे हैं। उनकी मदद के बिना इस सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में कई और वर्ष लग जाते हैं। एस.एन. मुखर्जी की बात कर रहे हैं, राव की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे श्री मुखर्जी के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए। वो कर्मचारी, जैसे होता है ना कि हम पीएचडी किए तो हमारे कॉलेज के स्टाफ ने भी सपोर्ट किया, तो लाइब्रेरियन ने भी किया, तो एक कर्टसी मैनर होता है कि जो आप पूरा करते हैं। कभी कभी तो आधी रात से भी ज्यादा वो काम किया करते थे। मैं उनके प्रयास और सहयोग के लिए उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इंग्लिश का वॉल्यूम 13 पेज नंबर 1209, हिंदी का वॉल्यूम 40 पेज नंबर 135 से लेकर 151 तक जाकर पूरा रेफरेंस देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा बताते हैं कि भाई कितनी समितियां थी। टोटल 22 समिति थी। सबका नाम पढ़ना जरूरी नहीं, कोई भी गूगल करेगा उसको मिल जाएगा। संविधान सभा की टोटल 22 समितियां थी, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वो 7 समिति थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। संघ शक्ति यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, वित्त और कर्मचारी समिति इसके सदस्य भी राजेंद्र प्रसाद ही थे, परामर्श समिति एडवाइजरी कमेटी जो है और उसके वल्लभ भाई पटेल। अब ये बताइए, कोई भी थोड़ा सा समझ रखने वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि बाबा साहब अकेले बैठ के सारे कमिटी थे उनका लेकर अपने लिख रहे थे? नहीं कह सकता ना कोई भी सेंसिबल आदमी। 22 कमिटी थी, इसके अलावा भी बहुत सारे मेमोरेंडम्स, एडवाइजेस लोग जा रहे थे, मतलब पार्लियामेंट में अपने ज्ञापन दे रहे थे। उन सारे ज्ञापनों को इकट्ठा करना, सारे कमिटीज के रिकमेंडेशन को लेकर उसको सिंथेसाइज करना, पार्लियामेंट में बहस करना, ये आसान काम था क्या? बिल्कुल।
भाई BN राव साहब उनको धन्यवाद दिया अम्बेडकर, हाँ। है ना, कि भाई ये हमारे सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ना, वो इसके मेंबर, किसी कमेटी के मेंबर नहीं थे, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो 22 कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया होगा, लेकिन उस पे जो संसद के अंदर सवाल जवाब हुए, जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, जो काटे कोई जोड़े, तो वो कौन किया? यही सवाल है ना। तभी तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले, कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं कह सकता है। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठ के सारे रेल का, फॉरेन का सब अकेले करते हैं? ये डिफरेंट कमिटीज होती हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, एडवाइजर होते हैं, वो काम करते हैं, और उसके बाद फाइनल डिसीजन कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो वही कॉमन सेंस की बात है। अब BN राव साहब के बारे में चर्चा चल रही है, और वो पढ़े लिखे मॉडर्न इंसान थे, ठीक है, कोट वोट टाई, देखिए उनका तो बढ़िया फोटो गूगल कर लीजिए। क्या उन्होंने हिंदू विधि से शादी की थी? ये सवाल आप ढूंढिए जरा, कहीं मेरे पास होगा मैटर, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये विडंबना देखिए कि जो मनुस्मृति के, BN राव मनुस्मृति के खिलाफ थे, आपको बता दूं। ये तो शायद उनको भी नहीं पता होगा ना, इसका। अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। गलत आदमी चुन लिए लग रहा है। अभी उनको पता चलेगा। अम्बेडकर लिख रहे हैं, हाँ। What makes me say all this is that it is unfortunate that the chairman of the Rao committee, Rao committee बनी थी BN राव की अध्यक्षता में 1941 में ब्रिटिश इंडिया में, और हिंदू रिफॉर्म कोड के लिए, जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे उसके पहले बन चुकी थी रिफॉर्म के लिए। जी, अभी बताऊंगा उसके बारे में। राव कमिटी इज जेंटलमैन who did not marry according to the Hindu law. Gentleman, Mr. BN Rao, he did not marry according to Hindu law. Many of the members of the select committee were not married according to Hindu law. Some were bachelors who did not marry at all. ये आप देखिएगा इंग्लिश वाला, वॉल्यूम 14 पार्ट 2 पेज नंबर 938। ठीक। तो जो आदमी, अब मैं आता हूँ उस पर, उनका कोड बिल जो था उस पे आता हूँ। 1941 में बनी थी इनके BN राव की अध्यक्षता में हिंदू कानून समिति, और इसमें जो प्रस्ताव था, हिंदू कानून में सुधार का प्रस्ताव देना है, और समिति के कार्य से हिंदू कोड बिल तैयार हुआ, बाद में वो बेस बना, है ना। और इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, जरा मैं पढ़ के सुना दूं, BN राव साहब की। BN राव साहब क्या जो रिकमेंडेशन दिए थे, BN राव कमेटी कहते हैं, जाके गूगल कीजिए, हिंदू लॉ कमेटी, हिंदू लॉ कमेटी BN राव, खाली गूगल कर लीजिए। और इस गूगल के ज़माने में भी लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप प्रवचन ज्ञान देने लगते हैं ना, रेफरेंस, बाबा का कोई रेफरेंस सुना है इस किताब में, पेज नंबर इतना, कोई रेफरेंस है? प्रवचन दे रहे हैं। और वही BN राव जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट के समर्थक थे, वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं थे। उनका नाम लेकर बेचारा, अभी अगर होते तो हमको लगता है बेचारे सुसाइड कर लेते। उनका नाम लेके मनुस्मृति जय और हिंदू राष्ट्र जय कह रहा है। सोचिए जरा, हम तो सोच रहे हैं कि BN राव के घर के लोगों को हम जरा ढूंढें कहाँ हैं, उनसे पूछा जाए कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनको किस तरह से बदनाम कर रहा है ये लोग। उनका रिकमेंडेशन देख लीजिए, हिंदू कानून को संहिताबद्ध करना तथा उसे एकल, सिंगल, एकीकृत, यूनिफाइड संहिता में लाने की सिफारिश करना। आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियों के अनुरूप महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान करना। इसमें संपत्ति और विवाह में समान अधिकार की सिफारिशें भी हैं। संयुक्त परिवार संपत्ति प्रणाली को, ज्वाइंट जो प्रॉपर्टी होता है, फैमिली प्रॉपर्टी से समाप्त करना, और व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है। पुत्री के उत्तराधिकार अधिकार बेटी के लिए 1941 सिफारिश की कि बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बेटों के साथ हिस्सा मिलना चाहिए। अंतरजातीय विवाह में आने वाली बाधाओं को हटाने की वकालत की गई। आज ऑनर किलिंग हो रहा है कि नहीं? आज पानी नहीं पीने दे रहे हैं, रेप कर रहे हैं ना, ब्रूटल रेप, उसको जस्टिस भी नहीं मिल पा रहा है। नागरिक और धार्मिक विवाहों का समावेश, कि नागरिक और धार्मिक विवाह को मिलाने तथा विवाह कानूनों को सरल बनाने का सुझाव दिया। अंतरजातीय विवाह भी करेंगे तो चलेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, BN राव का रिकमेंडेशन है। तलाक,
यहाँ पर विधवा को पहले जला देते थे, नहीं तो बाद में आश्रम में रख देते थे, और आश्रम में क्या क्या होता था वो सब जानते हैं। समिति ने तलाक की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा जो पहले पारंपरिक हिंदू कानून के तहत उपलब्ध नहीं थी। ये किसका रिकमेंडेशन है? बीएन राव। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति आएगा। अगर उनका रिकमेंडेशन है और इस रिकमेंडेशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ, तो बीएन राव को तो पुतले बाबा को जलाना चाहिए ना। समानता की बात की थी, मेल फीमेल सब समानता की बात की थी। बाबा जी को पता ही नहीं था। चलिए, तो वो गलत जगह पंगा ले लिए हैं। 22 कमेटी में 7 कमेटी इंपॉर्टेंट था। बीएन राव ने कहीं क्लेम किया कि मैंने समझा, उन्होंने ड्राफ्ट एक तैयार किया है और उसके लिए वो विदेश भी गए हैं। तो विदेश में गए थे, मनुस्मृति का कोड लेके आए थे। He was a modern man। उनके आसपास एस.एन. मुखर्जी का नाम मैंने लिया, पूरी टीम थी ना। तो इन बाबाओं लोगों को बोलिए कि गूगल के जमाने में बैठ के पढ़ें, और मैं अभी इसको चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब अभी देख लीजिए, मेरे पास मोटी सी किताब वहाँ रखी हुई है, देखिए जी। और बीएन राव पे ही किताब है वो, राजेंद्र बाबू। हाँ ऑडियंस को, हाँ, ये निकाला ना, ये देखिए, ये रखा हुआ है। और ठीक है, बीएन राव के ऊपर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इसमें क्या कहा है ये भी पढ़ देता हूँ, एक लाइन लाओ इधर, ये पकड़ो। ये फॉरवर्ड है राजेंद्र बाबू का, और उन्होंने लिखा है कि इफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉज द स्किलफुल पायलट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स डिफरेंट स्टेजेस, श्री B.N. Rao was the person who visualized the plan and laid down its foundation। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ना अंबेडकर, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाद में गए हैं ना। तो ऐसे जितने कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में थोड़ी बना है जी। वो 1919 में मार्लियामेंटो आ रहा है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उसके बाद 1917 में साउथ बोरो कमेटी आ रही है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद साइमन कमीशन आ रहा है। उसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ है ना जी, टाइम के साथ। अंबेडकर कह भी रहे हैं कि अब नया क्या लिखा जा सकता है। दुनिया में जितनी 100 साल हो गया है लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आए हुए, तो उसमें कुछ समय परिस्थिति अपने क्षेत्र के हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं, या पुराने को है ना, पुराने को जिसमें उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये बाबा लोग जो बोले तो सीधा कह रहे हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है। तो बीएन राव मनुस्मृति को संविधान मानते थे। बीएन राव का नाम लेकर कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बेसिकली आपको ना अंबेडकर पसंद है, ना भारत का संविधान पसंद है, ना बीएन राव पसंद है। बीएन राव एक खास जाति के थे, उनका नाम लेकर आप देश में ये माहौल बना रहे हैं, ये हम समझते हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल ये, एक सवाल और करना चाहूंगी कि यहाँ तो खैर उन्हें भी वो नहीं पता कि वो जिसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे, उनके बारे में भी उन्हें नहीं पता। सवाल ये है कि बीच बीच में जब ये इस तरीके की चीजें उठकर आती हैं, जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, कॉपी पेस्ट किया बहुत जगहों से, यहाँ से वहां से लेके। तो बाबा किसी ने बाबा साहब ने लिखा है कि मैंने संविधान लिखा है, और रेफरेंस बताऊं नहीं, क्या कहा? सवाल ये है कि इस तरीके की बार बार जो पूरे दुनिया में से जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट हुआ, तो कनाडा का संविधान बन गया, अमेरिका का बन गया, ऑस्ट्रेलिया का बन गया, लंदन इंग्लैंड का अपना संविधान है। तो बीएन राव कहाँ से लेके आए थे, जरा इनसे पूछिए ना। वो तो जो गए थे आयरलैंड, ब्रिटेन और कई जगह गए थे, तो वहां से वही लेकर आए थे ना, समझ विकसित हुई थी। फिर बिल्कुल ये 9वीं 10वीं का बच्चा भी देखता हो इन बाबाओं को ना, तो हंसता होगा। सीरियसली, अंबेडकर तो थोड़ी कह रहे हैं कि मैंने बैठ के लिखा है, वो तो खुद कह रहे हैं कि अभी आप बोलिएगा तो पेज भी बता दूंगा मैं कि दुनिया में हर जगह हो चुकी है। अब हमारा काम जो है भारतीय परिवेश के हिसाब से, और उसमें जो पुराने हैं, कनाडा का अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, सबका अलग होगा, उसको ठीक करना। इनको दिक्कत एक्चुअली फंडामेंटल राइट से है। इनको दिक्कत, जिन बाबाओं को दिक्कत रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन बहुत खराब है, लेकिन ये जो 10% EWS रिजर्वेशन, इससे कभी बोलते सुना? नहीं, उस पर उनको दिक्कत नहीं है, उस पर दिक्कत नहीं ना। क्या यार, ये 21वीं सदी में हो, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जिस तरीके से आपने आज कुछ जो बहुत कुछ रखा है हमारे सामने, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा जो एक नया पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे थे सर बेनेगल राव को, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी ये। और बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए वो आज होते ना बीएन राव, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हो।
इन बाबाओं की वजह क्योंकि से। उनकी विचारधारा क्या थी वो उनके कामकाज से और उनके जो जीवन का स्तर था उससे भी समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी Thank यही you. मंशा होती है आपके पास आने की, और हमने अपनी जो हमारी क्वेरीज थी वो सारी पूरी हुई। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।